Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11 November 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल करने से पहले let us see आज का जो डेट है 11 November, इस दिन को हम क्या मनाते हैं. So we celebrate National Education Day. So when is National Education Day? Please note it down. It is on 11th November. ठीक है. Now why do we celebrate 11th November as National Education Day? Because हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद. So let me ask you a question. Who is the current education minister? Quickly use the chat box, use the comment section to answer who is the current education minister. Okay, तो पहले education minister रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद और हम देखते हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसको मनाते हैं as education day. Now what has मौलाना अबुल कलाम contributed? Okay, how has he contributed? तो इनके मिनिस्ट्री के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस बने हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वी सी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IITs कहते हैं, एज वेल एज द IISc विच इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है. Now याद रखना ये नेशनल एजुकेशन डे है. सो देयर ऑल्सो इज एन इंटरनेशनल एजुकेशन डे. इंडिया में हम एजुकेशन डे इस दिन मनाते हैं, बट क्वेश्चन हियर फॉर यू इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड? Quickly answer that in the comment section. Okay, this is the second question for you. When is International Education Day? Now coming to also explain कि इस साल जो थीम है International Education Day, ये आपको याद रखना है. तो डेट तो मैंने पूछा है, उसका थीम याद रख लेना. AI यहाँ पे hot topic है. So remember AI and education is the theme. Preserving human agency in the world of automation. So this is the theme for this year's International Day of Education. So now let's proceed to the first article. Now in both the Hindu and the Indian Express we see a very sad news that has come into place. तो यहाँ पे हम देखते हैं रेड फोर्ट राइट, यहाँ के मेट्रो स्टेशन में एक Hyundai i20 एक गाड़ी बहुत स्लो जा रही थी एंड वी सी एक एक्सप्लोजिव के कारण वी सी 9 people have died and several people have been injured. उस धमाके के कारण जो आजू बाजू के जो गाड़ियां थी वो भी यहाँ पे फायर कैच किया उन्होंने एंड दैट लेड टू शैटरिंग ऑफ ग्लासेस इवन मीटर्स अवे. तो ये जो धमाका हुआ, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी सैड थिंग दैट हैज हैपेंड, स्पेशली ये कैपिटल सिटी में हुआ, ये दिल्ली में हुआ है. सो दिस of course has not been really found out कि ये कैसे हुआ या क्यों हुआ है या इसके आगे who is responsible for it, ये अभी भी छानबीन है. So we will wait for again government to respond to tell us what exactly did happen. Okay, तो अभी के लिए हम देखते हैं बहुत सारे institutions involved हैं जैसे कि the NSA, we have the NIA, बहुत सारे investigative agencies और सब involved हैं to find out what is the real cause. Now we understand also कि इसी को लिंक करके there has been a case where we see that बरामद हुआ है about 3,000 around 3,000 kg explosive RDX. ठीक है, यहाँ पे जो बॉम्ब्स में हम यूज करते हैं वो पाया गया है कहाँ पे? फरीदाबाद में. ठीक है, फरीदाबाद दौज करके जगह है, वहां पे वी ऑल्सो फाइंड एंड यहाँ पे लिंक करके हम देखते हैं जो गाड़ी थी. ओके, इट वॉज समबडी ओरिजिनली इट वॉज समबडी फ्रॉम पुलवामा. ठीक है, तो पुलवामा ओरिजिनल रेजिडेंस हम देखते हैं किसी का है ये गाड़ी. सो अभी भी देयर हैज बीन सम स्टडी दैट इज हैपनिंग, हु इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट यहाँ पे देयर इज अनदर लिंक टू इट कि वी हैव सीन 2 डॉक्टर्स का अरेस्ट हुआ है. एक है मुजम्मिल अहमद घनाई जो पुलवामा के है और दूसरा है डॉक्टर अदिल मजीद रतर. ओके, तो दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे फरीदाबाद, दूसरा सहारनपुर, एंड इट इज सेड कि ये 2 डॉक्टर्स लिंक्ड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवतुल हिंद. इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं. हम देखते हैं
जो डॉक्टर मुजाम्मिल है, इनके घर से भी हम देखते हैं 300 kg का एक्सप्लोजिव, मेनली सस्पेक्ट किया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट है, ये पाया गया है। Okay, now we also see some other instruments. So यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है एंड जम्मू कश्मीर पुलिस along with यूपी हरियाणा यहाँ पे they have found some material. Okay, तो इनको अरेस्ट किस लॉ के अंदर किया था? The Unlawful Activities Prevention Act, right, 1967 as well as the Arms Act. इन दो एक्ट के अंदर they have been correctly arrested. So let's wait for more information as to where and how and why this has happened. Now currently हम देखते हैं कि हमारा बहुत सारे regions are currently on red alert. तो हम दिल्ली की बात करते हैं and because the amount of explosive, आप देखो 2900 kg explosive, मतलब it was probably planned on a larger scale. राइट तो मुंबई इज ऑन हाई अलर्ट, हम देखते हैं दिल्ली ऑल्सो एंड बहुत सारे रीजन्स अराउंड इट आर करंटली अंडर हाई अलर्ट, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. सो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमको विजिलेंट रहना है. ओके, वी नीड टू बी सतर्क, वी नीड टू इंश्योर कि ये जो सराउंडिंग में जो भी चल रहा है वी आर अवेयर, वी आर रिस्पॉन्सिव. अगर कुछ दिख रहा है, कुछ अनलॉफुल चीज हो रही है, और यू नो, सो वी नीड टू कीप आवर आईज, आवर ईयर्स ओपन. तो ये हम देख रहे हैं with regard to the arrest that has happened. Now let's move on to the next article. और अगला article we've seen previously as well with regard to the pay commission. Okay, so recently we see कि the 8th Central Pay Commission आया है. Okay, and we see that इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Pay Commission क्या है, इसके functions क्या है, जल्दी से जान लेते हैं. So let's see firstly The 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में. ये सेंट्रल पे कमीशन के हेड या चेयरपर्सन कौन है? द आंसर इज अ रिटायर्ड जज जो है Justice Ranjana Prakash Desai. So remember who is the chairperson of the 8th Central Pay Commission. Okay, now यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन जो आया था उनके चेयरपर्सन का नाम क्या है. लेट मी सी इफ यू आर एबल टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्सन्स नेम, चेयरपर्सन्स नेम ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन. सो यहाँ पे दूसरे मेंबर्स की बात की है प्रोफेसर पुलक घोष एंड मेंबर सेक्रेटरी है पंकज जैन, IAS है ये, एंड इनको एक रिपोर्ट सबमिट करना है 18 मंथ्स के अंदर. Alright, now what is a pay commission? ये जो सेंट्रल पे कमीशन जिसकी बात हो रही है ये क्या है, ये कैसे बना था? Now this was formed by an executive order, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था बेस्ड ऑन द कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन में कि एक बॉडी होनी चाहिए. Now ये बॉडी का काम क्या है? ये बॉडी एग्जामिन और चेंजेस रेकमेंड करेगी कि क्या होंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी स्ट्रक्चर, उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उनके सर्विस कंडीशंस. तो ये सब डिलिनिएट करेगी ये पे कमीशन. ओके, तो मेनली मान लो जैसे उनकी HR, ओके, जो वो इंश्योर करते हैं कि क्या होनी चाहिए. सो पहला जो सेंट्रल पे कमीशन जिसमें मैंने पूछा आपको वो 1946 में बना था टू डिलिनिएट व्हाट शुड बी द सर्विस कंडीशन, सैलरीज, बेनिफिट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए, और ये डिफेंस पर्सनल को भी इंक्लूड करता है. नाउ यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, ये कैबिनेट डिसाइड करती है. एंड यहाँ पे द 8th पे कमीशन का क्या रोल है? दे विल इंश्योर कि इकोनॉमिक कंडीशंस ओके क्या होंगे, फिस्कल प्रूडेंस, मतलब दे आर गोइंग टू गिव इन रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन कीपिंग इन माइंड कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्राइसिस तो नहीं चल रहा, ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, कितने और रिसोर्सेज की आवश्यकता है. ओके, सो ऑल ऑफ दैट दे विल कीप इन माइंड बिफोर सेइंग कि हाँ इतना सैलरी बेस होना चाहिए, इतना यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, इतने यहाँ पे बेनिफिट्स होने चाहिए. सो हियर वी सी द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉम्पेंशन स्कीम्स की बात करें, स्टेट फाइनेंसेस पे क्या असर होगा, कंपैरिजन करेंगे दूसरे अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट सेक्टर में कितने सैलरीज दिए जाते हैं, तो उसको कंपेयर करके ही ये क्या देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, ऐसे नहीं देंगे. नाउ इंटरनेशनल की बात करें यानी कि ग्लोबल, व्हाट इज द प्रैक्टिस दैट डज हैपन. तो 1940s की बात करें, 1940 to 70s, इट वाज एन इक्वल पैरिटी, मतलब प्राइवेट को जितना है
पब्लिक को भी उतना ही। ओके, प्राइवेट एंटिटीज और पब्लिक एंटिटीज सेम। बट 1980s के बाद ये एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस किया गया। 1990s ऑनवर्ड्स हम देखते हैं नॉट ओनली एफिशिएंसी, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, कितना ज्यादा परफॉर्म करते हो, कितना ज्यादा उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। अफोर्डेबिलिटी आल्सो वाज चेक्ड। ओके, फॉलोड बाय दैट प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स व्हाइल कंटेनिंग पब्लिक कॉस्ट। तो हम एक जगह पे चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में स्किल्ड इंडिविजुअल्स आए, एट द सेम टाइम वी नीड टू एंश्योर फिस्कल प्रूडेंस। ओके, जो पब्लिक कॉस्ट है उनको कम पे रखना है। So this is with regard to the 8th pay commission. Let's now proceed to the next article. Now अगला आर्टिकल जो है ये हम देख रहे हैं कि कल के दिन कल के दिन क्या स्टार्ट हुआ है, COP30 स्टार्ट हुआ है। एंड COP30 क्या है? इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCCC कहते हैं। तो इनका ये एक बड़ा सा कन्वेंशन है जो डिसाइड करता है या जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को कैसे कम किया जाए, जिसके इफेक्ट्स इन वर्ल्ड में ना हो, इसके लिए ये UNFCCC काम करता है। तो कल भी हमने ये देखा था UNFCCC जो है इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये बॉन जर्मनी में है। ओके, ये हम देखते हैं कि UNFCCC कब बना था। इट वाज क्रिएटेड जब अर्थ समिट हुआ था 1992 में, रियो द जेनेरियो बोलते हैं इस समिट को। सो इसमें रियो समिट में वी सी 3 बॉडीज आए, UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज के लिए है, UNCBD जो बायोडाइवर्सिटी के लिए, और तीसरा जो है इट इज फॉर UNCCD विच इज डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो ऐसे 3 बॉडीज आए। आज के लिए हम UNFCCC पे फोकस करते हैं। तो इनके सालों साल हम देखते हैं अब मीटिंग होता है और उस मीटिंग को हम बोलते हैं COP। ओके, व्हाट डू वी कॉल इट? COP। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COP? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, सो दिस इज COP30। तो ऐसे कितने मीटिंग्स हुए अभी तक? 30 मीटिंग्स, 29 मीटिंग्स हुए। ये वाला जो है इस साल का 30th मीटिंग है। और ये कहां पे हो रहा है? इट इज हैपनिंग एट बेलम, ब्राजील। इट इज हैपनिंग एट बेलम, ब्राजील। तो इसको बोलते हैं इट्स गेटवे टू द अमेज़न फॉरेस्ट। ये 10th नवंबर से 21st नवंबर हो रहा है। 143 कंट्रीज हैं, 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 1 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। एंड ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं क्लाइमेट मल्टीलैटरलिज्म और क्लाइमेट फाइनेंस की ओर। सो दैट इज द मेजर एम ऑफ द COP30। नाउ सम मोर फैक्ट्स हम देखते हैं कि ये जो ब्राजील में एक और मीटिंग भी हुई थी और वो है ब्रिक्स की मीटिंग। नाउ ब्रिक्स एक दूसरा मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, यानी बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी ऐड किए हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये जो मीटिंग था 17वां मीटिंग, ये हुआ था रियो में इसी साल जुलाई में। और अभी कौन सा मीटिंग हो रहा है ब्राजील में? COP30। ओके, सो ये जो है ब्लॉक हम देखते हैं ब्राजील में बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं। नाउ दिस गोज ऑन टू से कि हम जो ब्रिक्स में एक बार डिसाइड भी किया था कि वी आर गोइंग टू लुक एट क्लाइमेट फाइनेंस, ओके, जो बहुत ही इक्वल हो, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। सो दैट ऑल्सो दे हैड डिस्कस्ड। देन वी ऑल्सो सी बाकू टू बेलम। नाउ बाकू क्या है? बाकू एक जगह का नाम है जहां पे पिछला COP यानी कि COP29 हुआ था। तो COP29 कहां पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान। और बेलम में इस बार हो रहा है, यानी कि COP30। तो एक रिपोर्ट है कॉल्ड एज बाकू टू बेलम रोड मैप, और इसमें टारगेट यही है। टारगेट क्या है कि कितने पैसा चाहिए अगर हमको क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करना है, तो कितना मनी, कितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा? इट इज 1.3 ट्रिलियन प्लान। ओके, दिस इज द टारगेट। बट ओके, डेवलप्ड कंट्रीज हमने देखा है, डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पे बोला है कि हम 300 मिलियन ही देंगे, 300 मिलियन देंगे बाय 2035। ओके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज वो क्या मांग रही हैं कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स होना चाहिए। तो ये मिलियन है और ये है ट्रिलियन। ओके, मिलियन नहीं बिलियन है। ओके, सो दिस इज बिलियन एंड दिस इज ट्रिलियन।
Now, here we see that president कौन है ब्राजील के? प्रेसिडेंट का नाम है लूला ड सिल्वा, और उन्होंने अर्ज किया है कि फंडिंग बढ़ाओ बाय 2025, टेक्नोलॉजी एक्सेस करवाओ स्पेशली पुअरर कंट्रीज जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और सब में। और हम देखते हैं इस प्रेसिडेंट कौन है। सो COP30 के प्रेसिडेंट है आंद्रे कोरेया द लागो, पर ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला ड सिल्वा। फर्दर हम देखते हैं इस बार का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कॉप ऑफ ट्रूथ, यानी कि द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और द मीटिंग ऑफ ट्रूथ। कॉप का मतलब है यहाँ पे मीटिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द थीम्स ऑफ COP30। यहाँ पे सेशन का थीम है क्लाइमेट, मतलब ये जो सेशन का नाम है, सेशन का नाम है क्लाइमेट एंड नेचर, सेशन का थीम है कॉप ऑफ ट्रूथ। ओके, नाउ क्लाइमेट एंड नेचर, फॉरेस्ट एंड ओशंस, तो ये क्या लिंक कर रहा है? फॉरेस्ट और ओशंस को, यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, फोकस ऑन लिंकिंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये डेवलपिंग इकोनॉमीज को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। इसमें ये भी बोला है कि ग्लोबल साउथ को ज्यादा यहाँ पे ड्राइवर होगा ऑफ क्लाइमेट एक्शन। व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ? व्हाट इज ग्लोबल साउथ? जो स्पेशली अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज की बात करें, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राइट, वो आता है साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में, बट इट इज डेवलप्ड। बट जनरली स्पीकिंग हम देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे कंट्रीज आर डेवलपिंग। तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो ग्लोबल साउथ यानी द डेवलपिंग कंट्रीज should be the drivers of climate action, उनको यहाँ पे ज्यादा you can say रेस में आगे बढ़ना होगा ना। why are we talking about global south? that is because USA ने मना कर लिया है कि वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। यूरोप ने भी कुछ ज्यादा इफेक्ट्स नहीं, मतलब एक्शंस या चेंजेस नहीं लिए। तो यहाँ पे बोला कि फॉरगेट द वेस्टर्न कंट्रीज, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस रेस में क्लाइमेट एक्शन के लिए। ठीक है, सो दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ ब्राजील के लीडरशिप का क्या यहाँ पे रोल है? रिमेंबर लूला ड सिल्वा प्रेसिडेंट है ब्राजील के, ये चाहता है ब्राजील बिकम्स द सेंटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। ओके, तो यहाँ पे 2 मीटिंग्स भी हुए हैं, ब्रिक्स के भी और COP30 के भी, एंड ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी है ऐसे मैंने कहा 2025 की। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स में कौन से हैं? जैसे मैंने कहा इंडिया, चाइना भी है, तो ये भी चाहते हैं कि वी एंश्योर दैट वी आर लीडिंग इन दिस केस, हम हेल्प कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए। वी ऑल्सो सी दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी पर्सनली ये अटेंड नहीं कर पाए, पर इन्होंने डेलीगेशन जरूर भेजे हैं। Now, Brazil will hope कि BRICS will unify global south. Okay, तो यहाँ पे BRICS will be like the major body जो climate activists, यहाँ पे एक भी western country नहीं है BRICS में, so that is why it is going to be like a helpful thing for fighting climate change. Now there is also one more topic इसी के रिलेशन में है, जल्दी से देखते हैं ये क्या है। So there is a new फंड जो एस्टैब्लिश किया गया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP30। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड? जल्दी से देखते हैं। कॉप का वो ये फंड का नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? व्हिच इज the largest forest in the world? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, what is the largest forest in the world? तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक नया फंड लॉन्च किया है COP30 के साइडलाइंस में जो बेलम ब्राजील में हो रहा है। ये अनाउंस किया गया था ब्राजील के प्रेसिडेंट यानी लुइस लूला दे सिल्वा, लुइस इनासियो लूला दे सिल्वा। एंड इसका गोल क्या है? गोल है कि जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल का मतलब है दैट इज फाउंड इन अदर ट्रॉपिकल रीजन्स, कि अगर हम जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनका कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन हो बाय अवॉर्डिंग कंट्रीज दैट कीप देयर फॉरेस्ट इंटैक्ट। मतलब जितना जितना तुम इन्वेस्ट कंजर्व कर रहे हो उतना तुमको इंसेंटिवाइज हम करेंगे, सो रिवॉर्ड करेंगे जो अपने फॉरेस्ट इंटैक्ट और सब कर रहे हैं। तो इससे हम कितना हमारा टारगेट है, वी आर गोइंग टू रेज और इन्वेस्ट, ये जो फंड है कितना पैसा होगा? $125 बिलियन, ठीक है, $125 बिलियन। और ये पैसे कहां से आएंगे ये भी बताया है कि एक परमानेंट सेल्फ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट है, एक वन टाइम ग्रांट सिस्टम नहीं है, सेल्फ वो पैसे आते रहेंगे इस फंड में। तो 74 ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो इन
ट्रॉपिकल रीजन्स में ओके है, 74 डेवलपिंग ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है इनको यहाँ पे फंड दिया जाएगा ओके, ताकि वो अपना जो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके। और ये ट्रैक कैसे करेंगे? सैटेलाइट की मदद से। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड बाय सैटेलाइट मॉनिटरिंग। तो कितना होगा टोटल टारगेट, पैसे कितने देंगे कंजर्व करने के लिए? 125 बिलियन। इसमें से 25 बिलियन आएगा वेल्दी गवर्नमेंट्स और जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वहां पे देंगे, और जो 100 बिलियन डॉलर्स हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स देंगे ओके। सो कंपनीज, इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंड देगी और वापस से उनको जो प्रॉफिट मिलेगा इट्स गोइंग टू कीप मूविंग। नाउ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही है कि दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट बॉन्ड्स से हम फंड करेंगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे ताकि इन ईयर दिस काइंड ऑफ मनी ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसे मैंने कहा सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन से ये मॉनिटर करेंगे कि कितना बड़ा है, कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। नाउ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री कर रहा है? द आंसर इज नॉर्वे। ठीक है, बाकी कंट्रीज ने भी दिया है, जैसे कि 1 बिलियन ब्राजील ने दिया, इंडोनेशिया ने दिया, कोलंबिया ने दिया है, पोर्चुगल ने दिया है, तो बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्वे ने दिया है। So what is the purpose again of this? कि फॉरेस्ट ओके शुड कंजर्व करो फॉरेस्ट को। So पहले हम ऐसे रैशनल था कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट जैसे होता था जब तुम उसको काटते हो ओके, ये एक सोच थी कि दे आर मोर वैल्यूएबल इकोनॉमिकली, आप ज्यादा कमा सकते हो जब आप उसको काटोगे राइट। अदरवाइज इट्स गोइंग टू गिव यू अदर इकोलॉजिकल बेनिफिट जरूर देगा ओके, इट इज गोइंग टू गिव यू ऑक्सीजन, रेनफॉल, ये सब ठीक है, बट अगर आप इकोनॉमी चाहते हो, वुड चाहिए आपको, उसके फ्रूट्स और सब चाहिए, देन आपको काटना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये काटते हो तो ही आपको हेल्प करेगा, बट ये जो फंड बना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर, ये ऑपोजिट करता है। ये क्या करता है कि आप उसको बचाओ, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करो, बिकॉज ये ही बाद में आपको अच्छा हेल्थ देगा, है ना। इट विल रिकॉग्नाइज एंड मॉनिटाइज कि इकोलॉजी को प्रेफरेंस दिया, इकोनॉमी को नहीं। यहाँ पे कार्बन स्टोरेज, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट चाहिए राइट। सो दैट इज व्हाई द रैशनल ऑफ हैविंग दिस फंड। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, कंसर्न्स एक बार देख लेते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, अब आपने देखा कि ये जो फंडिंग हो रही है ये मार्केट बॉन्ड्स के साथ हो रही है, तो मार्केट बॉन्ड्स आर मेनली रिलायड ऑन व्हाट, मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, तो इसमें ये वॉलेटाइल हो सकता है, रिस्क है, कौन प्राइवेट इन्वेस्टर्स देना चाहेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट गवर्नेंस कंसर्न्स हैं, आप देखो कि UNFCCC का पार्ट नहीं है, ये साइडलाइंस में बनाया था, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो पता नहीं कि डेवलप कंट्रीज देंगी भी नहीं पैसा जो 25 बिलियन डॉलर्स देना था। हम देखते हैं इक्विटी का प्रॉब्लम है राइट, ये डेवलप कंट्रीज ओके की अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करता है फॉर फंडिंग क्लाइमेट एक्शन ओके। यहाँ पे जो फंड्स है वी आर नॉट श्योर इफ वी आर गोइंग टू गेट दैट अमाउंट, एंड डेवलप कंट्रीज को कितना मिलना चाहिए, ये सब भी यहाँ पे बातचीत करना जरूरी है। So that is where we see that there are some problems, but let's see if this is going to help us. अभी के लिए याद रखना what is TFF, that's TFF बोलो, and उसके क्या टारगेट है, कौन देता है, ये सब। Let's now proceed to the next article, which is जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अभी कहा गया है कि ये स्टेडियम को डिसमेंटल किया जाएगा ताकि, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है समथिंग कॉल्ड एज द स्पोर्ट्स सिटी ओके। सो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है, और उसको तोड़ दिया जाएगा प्रोबेबली, ऐसे बोला है, लाइकली टू बी डिसमेंटल। और ये न्यू सिटी क्या है? न्यू सिटी जो है यहाँ पे प्रोबेबली ओलंपिक्स होगा, ओलंपिक्स डिसिप्लिन्स, मतलब ओलंपिक्स के मेजर स्पोर्ट्स यहाँ पे होंगे। एथलीट्स के लिए जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज चाहिए, हॉस्टल्स चाहिए, वो बनाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है दोहा के स्पोर्ट्स सिटी जो है कतर में। Now let's understand about JLN also. So this is more of a one-liner for you, okay? तो JLN स्टेडियम की बात करें, it was created, it was built for 1982, जो एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किए थे। हम देखते हैं ये इसमें 961 करोड़ भी मिला है रेनोवेशन का फ्रॉम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले, और हम देखते हैं इवन फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे भी 50 करोड़ दिए गए थे। सो दिस हैज बीन अ स्टेडियम इन दिल्ली, एंड प्रोबेबली ये डिसमेंटल करेगा क्योंकि कंप्लीट स्पोर्ट्स सिटी बना रहे हैं हम विद रिगार्ड टू दिस रीजन।
Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं भूटान. ओके, सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ही इज गोइंग टू गो फॉर द किंग. भूटान के जो 4th भूटान किंग है, उनके 70th बर्थडे है, राइट? सो ही इज ट्रैवलिंग टू भूटान. सो लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया भूटान रिलेशंस. हम देखते हैं दिस इज द 70th बर्थडे सेलिब्रेशन. इस किंग का नाम क्या है? जिग्मे सिंगिया वांगचुक. ठीक है, वांगचुक बहुत न्यूज में है, तो इसमें याद भी रखेगा, आपको याद रखना. 2-day विजिट है ये, एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों से मिलेंगे. तो इनके जो प्रेसिडेंट या जो किंग का नाम है वो है किंग जिग्मे सिंगिया, एंड जो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शेरिंग टोब्गे. ओके, टोब्गे. नाउ रिमेंबर, ये और एक सिग्निफिकेंट रिलेशंस है इंडिया भूटान के बीच में, बिकॉज हम इनॉग्रेट भी करने वाले हैं 1020 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पुनत सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्री के बीच में ये है, या यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिटवीन विच 2 कंट्रीज? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका. याद रखना, इंडिया भूटान ने इनॉग्रेट किया है पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. और ये और एक चीज होगा, सेक्रेड जो पिपरावा रेलिक्स है लॉर्ड बुद्धा का, वो इंडिया से लेके जाएंगे इन भूटान. फ्रॉम इंडिया दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन भूटान, एंड उसका एक्सपोजिशन भी किया जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट विल बी डन. हम एनहांस करेंगे इनोवेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस टेक्नोलॉजी. यहाँ पे भी बातचीत चल रही है एक्सप्लोरेशन करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए बिटवीन द 2 कंट्रीज. हम देखते हैं मोदी जी विल ऑल्सो अटेंड offer prayers at this particular place called as Tashi Chodzong. Okay, Chodzong. And apart from that, Global Peace Prayer Festival. तो ये सब भी होगा भूटान में. So remember the names of it. They can ask you as a one-liner as well. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हम देखते हैं ये विजिट को टर्म कर रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट, स्पेशली जो 4th किंग है जो अभी इनका बर्थडे है, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि ये 1974 से लेके 2016 हमारे रिलेशंस जो है भूटान के साथ दे हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम जो हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखा, उसके अलावा वी ऑल्सो हैव मेनी अदर प्रोजेक्ट्स. एक बार नाम देखो, चुका डैम है विच इज द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट. ठीक है, देन देयर इज ताला डैम also. तो ये नाम थोड़े याद रखना, which are the other projects. और ताला डैम which is the largest कौन सा है अभी? ताला डैम. तो उसके सेम 1020 सेम अभी जो हम बना रहे हैं वो भी 1020 है. So up till now it was ताला डैम, अभी वो भी सेम कैपेसिटी है. Now question for you, भूटान का कैपिटल और भूटान की करेंसी जल्दी से कमेंट सेक्शन में ऐड करो. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? जल्दी से मैप भी देखते हैं, मैप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. लेट्स सी द मैप विद रिगार्ड टू भूटान और कौन से स्टेट्स उधर लगते हैं. सो फर्स्टली वी हैव सिक्किम, फिर यहाँ पे भी है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे भी है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये स्टेट्स लगते हैं भूटान को. सो 4 स्टेट्स ओनली, दैट इज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो है AI गाइडलाइंस पे. सो वी हैव सीन कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ AI से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए हैं. जल्दी से देखते हैं व्हाट आर दीज गाइडलाइंस दैट वी हैव. ओके, एक बार किया था लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं. सो ये भी सी, इसको गाइडलाइंस को बोलते हैं गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर AI. गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर AI किसने रिलीज किया? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ पर्पस क्या है? व्हाई हैव वी गिवन? सो दैट हम अकाउंटेबिलिटी, ग्रोथ, ओके, गवर्नेंस चेक करें AI का. एक प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए AI का इंडिया में, इसीलिए हमने ये प्लान दिया है, गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क दिया है. ओके, नाउ ये प्रमोट भी करना चाहता है इनोवेशन, और इतना भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है. रिमेंबर, वी डोंट हैव एनी AI लॉ. हमने सिर्फ गाइडलाइंस दिए, कोई एक AI लॉ नहीं आया है. व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल? वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट हार्म, कि AI जो है ये किसी का बुरा नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी यूज्ड टू डू सम हार्म. सो डू नॉट डू नो हार्म. और याद रखना, फरवरी 2026 में
इंडिया में होस्ट होने वाला है एआई का समिट विच इज कॉल्ड एज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना ये पहला ऐसा ग्लोबल समिट है जो ग्लोबल साउथ में होगा। एज आई टोल्ड यू, डेवलपिंग कंट्री में पहली बार हुआ है। सो विच आर द अदर समिट्स कहां पे हुए हैं? ब्लेचली पे हुआ था पहला वाला, ओके ब्लेचली कहां पे? यूके में हुआ। सो रिमेंबर ये पहले बार हुआ था। सेकेंड हुआ था साउथ कोरिया में, सियोल, ओके सियोल कहां पे? साउथ कोरिया में। एंड फाइनली हम देखते हैं जो तीसरा वाला था पेरिस में हुआ था। ओके सो रिमेंबर ये हुआ था 2025 में, ये हुआ था 2024 में और ये हुआ था 2023 में। तो इस बार यानी कि 2026 में होगा इंडिया में। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज आर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्री जहां पे ये एआई का समिट होगा, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट। ये जो गाइडलाइंस है ये किसने ड्राफ्ट किया है, कौन थे चेयरमैन? इट वाज प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन जो आईआईटी मद्रास से जुड़े हैं। Now what are the focus areas? So there are 6 pillars, okay? So we just going to see what are the names of the pillars. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहिए हमको, रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, जीपीयूज यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो एआई में मदद करता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इज ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। वी शुड हैव स्किल्ड वर्कर्स, है ना? तो यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, एआई लिटरेसी पैदा करो सिटीजन्स में, पब्लिक सर्वेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तीसरा है प्रॉपर पॉलिसीज होने चाहिए। तो कौन से एक्ट्स, जैसे कि अगर हम बोलते हैं आईटी एक्ट है 2000 का, ओके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डेटा प्रोटेक्शन, हमारा डेटा जो है राइट टू प्राइवेसी है, इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। और अभी तक एआई कोई लॉ नहीं बना है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट याद रखना कि प्रॉपर एआई गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सो इसीलिए लाइबिलिटी, कॉपीराइट ये सब होना चाहिए। उसके अलावा द फोर्थ पिलर इज रिस्क मिटिगेशन। ओके सो रिस्क मिटिगेशन क्या है? रिस्क मिटिगेशन की बात करें, सो वी शुड हैव लाइक इंडिया स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। ओके सो दैट इज रिस्क मिटिगेशन। देन वी हैव द फिफ्थ वन, अकाउंटेबिलिटी। मान लो कि अगर आपको शिकायत है तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, शिकायत करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशंस अगेन इज द लास्ट वन व्हिच टॉक्स अबाउट कि कौन से कमिटीज होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सो वी हैव द एआई गवर्नेंस ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमिटी एंड एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो ये सब यहाँ पे गाइडलाइंस बोला है ना। यहाँ पे व्हाट इज एआई कोश? एआई कोर्स जो है इट इज डेटा सेट। नाउ वी नो कि एआई काम करने के लिए उसको बहुत सारा डेटा चाहिए। तो ये डेटा जो है इट्स कॉल्ड एज नॉन पर्सनल डेटा, ताकि आपकी प्राइवेसी अफेक्ट ना हो। ऐसे नॉन प्राइवेट डेटा शुड बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि यहाँ पे वो टेस्टिंग और सब करे एंड वी कैन हैव प्रॉपर एआई चैनल्स। तो इसको बोलते हैं एआई कोश। इट इज अ डेटाबेस ऑफ ऑल नॉन प्राइवेट डेटा। ठीक है, तो ये हमने देखा द 6 पिलर्स ऑफ एआई। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और अगला आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ने सिंप्लीफाई किया है रूल्स टू बूस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रूल्स क्या है। रूल्स का नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये आया था 2025 में। किस मिनिस्ट्री ने दिया होगा? ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए है तो आइडिया लगा सकते हो, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। नाउ इस रूल्स को आया था एक एक्ट के अंदर। एक्ट का नाम सिंपल है, इसी को एक्ट है, ओके, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जो 1994 में आया था। Now why are the rules come? रूल्स इसीलिए आए हैं ताकि हम कॉर्निया का डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज करें। Now what is कॉर्निया? कॉर्निया जो है इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, नाउ वी सी ये चेंजेस करके क्या होगा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कॉर्निया एंड अबाउट इट, ये थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले अमेंडमेंट्स देखते हैं क्या क्या रूल्स चेंज किए। रूल्स ये इंट्रोड्यूस किए, चेंज इंट्रोड्यूस किया है कि आपको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो पहले थी विद रिगार्ड टू क्लिनिकल स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोप, इसको हटा दिया गया है। ओके, एक रिक्वायरमेंट जो पहले करना था उसको हटा दिया है। वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। नाउ रीजन क्या है?
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, स्पेशली जो हम स्मॉल सेंटर्स में हैं उसको यहाँ पे ईज आउट किया है, एंड स्पेशली decision is made after some expert recommendations and so. Now ये जो clinical specular microscope, इस प्रोसेस को हटा के क्यों गवर्नमेंट ने ये किया है? Now this particular microscope जो है ये असेस करता है तुम्हारा हेल्थ और डेंसिटी ऑफ द कॉर्नियल सेल्स, जो बाहर की सेल्स हैं वो चेक करता है। और बिकॉज आपने ये स्टेप हटा दिया है, ये रिमूवल किया है, दिस विल इंश्योर कि जो कॉस्ट अदरवाइज होते हैं ये चेक और सब करने के लिए ये कम होंगे, स्पेशली किसके लिए? रूरल एरियाज के लिए। और जब ये स्टेप नहीं होगा कि आप चेक नहीं करोगे, दिस विल बी मोर इजियर ऑन द हॉस्पिटल्स ताकि वो ट्रांसप्लांट करें। सो दैट इज अ थिंग। नाउ ऑफ कोर्स देयर विल बी कि पहले करते थे, राइट, तो उसका कुछ तो परिणाम होगा, दैट विल बी समथिंग दैट दे आर चेकिंग। सो ये जब स्टेप करने के लिए विल इट हैव, दैट इज अ क्रिटिसिज्म, राइट। देयर शुड बी लाइक अ चेक ऑन द सेल्स कि हाँ ट्रांसप्लांट करने से पहले तो चेक करो, बट उनका मकसद क्या है कि इकोनॉमिक कॉस्ट कम करें। सो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की बात में हम देखते हैं कि एक प्रोसीजर है जो डैमेज या डिजीज कॉर्निया है, जो आउटरमोस्ट लेयर है, इसको आप हेल्दी टिश्यू के साथ जोड़ दो, ठीक है, जिसके कारण विजन आपको दिखेगा भी साफ और पेन भी नहीं होगा। नाउ दे विल सी फुल कॉर्नियल रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, पार्शियल, लेकिन सम लेयर्स आर नॉट देयर, तो उसको ये हेल्प भी करता है। द कॉर्निया जो है, एज आई सेड, इट्स अ क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आउटरमोस्ट पार्ट, जिसके कारण लाइट अंदर आती है और रेटिना में फिर इमेज और सब फॉर्म होता है। सो दैट इज हाउ कॉर्निया वर्क्स। यू मस्ट हैव हर्ड कि कॉर्निया कैटरैक्ट और सब भी होता है, ये दिखता नहीं है, ब्लाइंडनेस होता है इससे। सो रिमेंबर, सेकेंड लार्जेस्ट कॉजिंग होता है ब्लाइंडनेस कॉर्निया के वजह से, कॉर्निया ब्लाइंडनेस, और इसीलिए हम ये ट्रांसप्लांट और सब करते हैं। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज 11 November's current affairs. If you have any questions, do write to us. Thank you so much for watching.